देखो कल की क्लास में मैंने क्या समझा था, कल की क्लास में मैंने समझा था उत्तराखंड के सवाल कैसे सही करते हैं। सही बात है, 40 क्वेश्चन का आज हम जीएस का सेक्शन देखेंगे, बहुत बड़ा सेक्शन है वो, समझ में आया। इसका वेटेज देख लो कितना पेपर के अंदर, ध्यान से समझना, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। भाई ये समझ लो भाई, अगर 40 नंबर का हमारे पास 40 नंबर का उत्तराखंडी स्पेशल आने वाला, ठीक, और 20 नंबर की हिंदी आने वाली, ठीक, और 10 नंबर की रीजनिंग, 70 के आसपास बैठ रहे, ठीक, 5 नंबर वो मान लो कंप्यूटर, 5 और जोड़ लो, कितने बैठे हैं, 75% एरिया है ये। इसी चीज़ का बच्चे रिवीजन करते रहते हैं, पढ़ते भी से रहते हैं। अब जो क्योंकि इसी चीज़ को ज़्यादा वरीयता देते हैं बच्चे। अब जीएस का जो सेक्शन है हमारे पास, कितना बड़ा सेक्शन है हमारे पास, इसके अंदर पहले नंबर पर हिस्ट्री भी है, दूसरे नंबर पर इसके अंदर पॉलिटी भी है, और हिस्ट्री भी 3 नंबर नहीं है। उसके बाद हमारे पास जियोग्राफी भी है, उसके बाद हमारे पास जियोग्राफी भी 2 हो, एक हमारे पास इकोनॉमी भी है। इतना बड़ा सेक्शन है, करंट अफेयर भी इसमें ऐड कर लो, समझ नहीं बात यार। तो इसमें मिला के टोटल 25 नंबर का एरिया है। आज के समय में बच्चों को जो सिलेक्शन नहीं होता ना, परेशान हो जाओ बच्चे, इसी सेक्शन की वजह से परेशान हो, समझ में ये बात है। जो बच्चा परेशान हो जाना इसी सेक्शन की वजह से परेशान है। जैसे उसने हिस्ट्री पढ़ रखी, आधा इसी बात का स्ट्रेस है, उसे हिस्ट्री पढ़ रखी, और हकीकत ये होगी इस तो सवाल 2 ही आ जाएंगे, 2 ही आएंगे इस तो, सही बात है, उसी चीज़ को लेकर हो रहा है, ठीक। पॉलिटी नहीं पढ़ रखी, पॉलिटी का कोई चैप्टर छूटा हुआ नहीं पढ़ रखी, याद नहीं हो रही, उसे लेकर हो जाएगा, यार मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ रखी थी, ठीक। जो पढ़ रखी थी ना, जिन्हें पढ़ रखी थी उससे पूछ रही सच्चे बता कितने सवाल है इसमें से, और कितने सवाल थे ना सही करे इसमें से। जिन्हें पूरा रगड़ के पढ़ रखा था ना, उसको भी सवाल सही नहीं होता, मजाक नहीं कर रहा। जितना दबा जितना हो सके याद करने की कैपेसिटी, जितना इंसान घुसा सके ना उसके अंदर, याद करने की क्षमता सारी लगा दी उसने ना, फिर भी उसका नंबर नहीं आ पाया। कौन तो कमी है, तरीका ही नहीं पता। एक तो बच्चों को स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। मैं सब मानता हूँ कोई भी काम करो ना इंसान, कोई भी काम करो जीवन काल में, एक तो माइंड फ्री होना चाहिए बहुत ज़्यादा। फ्री मतलब या तो करो या नहीं करो, इसके बीच में कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए, या तो करो या नहीं करो, ठीक। आज हम समझाएंगे क्या है, पहले हिस्ट्री क्वेश्चन को करने का तरीका देखेंगे, कैसे डील करना उसे, ठीक। आज जो मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चनों में काम करेगी, बहुत सारे क्वेश्चनों में, जीएस में ही नहीं और दूसरे क्वेश्चन में भी काम करेगी। आज की बात तुम्हारे साथ रहेगी ये बातें। एक तो तुम्हारे पास नॉलेज है, उसे छोड़ दो, नॉलेज के साथ साथ हमारे पास इन बातों को अगर मिक्स कर लो तो कॉमन सेंस लगा, एक बार भी सिलेबस पढ़ाओ, कॉमन सेंस लगा को उत्तर के तक पहुंचा जा सकता है। समझ में आई बात है, उत्तर तक पहुंचा जा सका इन कॉमन सेंस लगाकर, इन ट्रिक्स का यूज कर दो। अच्छा बताओ फिर, आ जाओ, बात समझ में आई है। ये 25 नंबर का पोर्शन बड़ा खतरनाक है, इसमें से 5-7 नंबर का करंट अफेयर निकाल दो, वही 20 नंबर के आसपास पोर्शन, और 20 नंबर बहुत बैठा है, ठीक है। बच्चे कहाँ रहे, 60-65, अगर 10 नंबर उनको बैठा तो बेचारा का कल्याण हो जाएगा, समझने की बात है। तो सारा गेम यही आ रहा हमारे पास, इसमें से भी सारे नंबर थोड़ा ही ना प्राप्त कर लगाओ, सही बात है। 30, 32, 35 हज़ार तो बहुत बड़ी बात, 30, 32, 35, 40 मतलब इसमें से 10-15 के बीच का आंकड़ा रहा है उसका। रीजनिंग में तो 8-7, कंप्यूटर में 4-5, कोई 5, कोई बहुत सीधा छड़ा हो 4-5 के 5 सही कर लगा, 3 क्वेश्चन सही कर लगा इसमें से, सही बात है। ऐसे करके हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ये एरिया बड़ा बहुत, बच्चे का ध्यान इसकी तरफ कम जा, उनकी जनसंख्या कम हो। और आज मैं हकीकत बता रहा हूँ, जिस बच्चे का ये वाला सेक्शन मजबूत होगा और उसके बाद वो इसके बाद इस पर जाएगा, ये बात अच्छी तरह समझ लो, उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, सही बात है। क्योंकि इतना बड़ा सेक्शन है ये, यही तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जो इसमें यूज होगा, इसलिए बच्चा उल्टा पढ़ने का तरीका गलत हो, पहले से पढ़ेगा, इन्हें पढ़ेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, जो टेस्ट देने बैठेगा वही 40-50 नंबर बस, सही बात है। इसमें से कुछ आता नहीं, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया था, उसको इंटरेस्ट नहीं है ना, उन्हें नहीं पता इसके बिना इसका वजूद भी नहीं है, सही बात। वही धीरे उसकी उम्र बीतती चली जाएगी, फिर स्ट्रेस बढ़ता चला जाओ, इसको बात समझ में नहीं आती। धीरे कल अगली बार इकोनॉमिक्स तो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर अगले साल पूरे एक साल इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर अगली बार इकोनॉमिक्स की जगह तो हिस्ट्री तो क्वेश्चन आएंगे, अगले एक साल हिस्ट्री पढ़ागा। फिर अब मैं कहता हूँ एक बार इसे तमीज़ से पढ़ियाओ, कहीं से भी जाकर, किसी भी टीचर से तमीज़ से जाकर पढ़ियाओ, फिर जाकर इस पोर्शन को कवर करना चाहिए। पीसीएस वाला बच्चा क्या कर रहा है, एकदम एग्जाम क्यों निकाल देगा, कारण पता कि इसका एरिया सेक्शन बड़ा मजबूत है, ठीक है। और उस इन टॉपिकों की अच्छी व्यापक समझ है उसके पास, अच्छी खासी टॉप की समझ है, उसके बाद इन टॉपिकों भी समझने में आसान नहीं हो, फिर इन सब विषयों को भी समझने में आसान नहीं हो। तो आज हम समझेंगे आज की क्लास का हमारा उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है आज की क्लास का हमारा, ध्येय मतलब उद्देश्य। अच्छा
क्या आज की क्लास का हमारा उद्देश्य यार ये समझना कि मुझे क्या हम बहुत कम नॉलेज के साथ भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब हम जीएस वाले पोर्शन को उठा रहे और उसका वेटेज समझा रहे तुम, ठीक है भाई। मान लो हिस्ट्री से कितने सवाल आ सकते हैं तुम मानते हो? 5 मैक्सिमम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटी से ठीक ठाक क्वेश्चन रहते हैं, 5-7 क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन 4-5। मुझे चैप्टर के नाम भी पता कौन से रहते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का खतरनाक एरिया फंसा दे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहुंच जाएगा। उसे पता है बच्चे पे क्या नहीं आता, वो वही देगा जो बच्चे पे नहीं आता, क्योंकि उसे पेपर हार्ड बनाने का ठेका दिया गया। सही बात है, आसान बनाने का ठेका नहीं दिया गया। वो उसका वो हर प्रयास रहेगा ताकि बच्चे सवाल न कर पाओ। समझ नहीं बात है, ठीक। तो इसके 8-10 इससे सबसे ज़्यादा वेटेज इसके अंदर याद रखना, 8-10 क्वेश्चन मतलब डाल दे रहा है इसमें, 7-8 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसका वेटेज है। इकोनॉमी का एक टाइम आया था, इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन डाले, लेकिन हाँ ज्योग्राफी के बाद वो इकोनॉमी के ठीक ठाक क्वेश्चन डालना। सही बात है, इकोनॉमी के हमारे पास 5-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-7 टच करोगे उत्तराखंड की इकोनॉमी से भी। करंट अफेयर के 4-5 सवाल पूछ रहे, बहुत बड़ी बात है। ऐसा ऐसा करोगे इसका वेटेज समझ में आई बात है। ये क्वेश्चन का हमारे पास, तो इसका मतलब है सबसे पहले हम समझेंगे यार हिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर पता नहीं तो फिर क्या करेंगे, हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई। लूसेंट खोल लो तुम, सही बात है। लूसेंट सवाल दिखता है नहीं, दिखा दिख रहा है, 1-2 सवाल दिख गया। वो भी फिर बच्चों को होता नहीं, जब बच्चा लूसेंट पढ़ने बैठेगा पहले चैप्टर खोल रहा है तो सिंधु घाटी सभ्यता दयाराम सारणी से शुरुआत हुई थी, सुरकोटड़ा के अंदर जाकर सो रहा। सही बात है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे मध्य स्थल है ना, कोट दीजिए ना, ऐसा करके उसके बीच में पड़ा हुआ सो रहा है। ऐसे हो उसकी कहानी, क्योंकि इंटरेस्ट गायब हो ना। किसी भी काम को करने के लिए रुचि बहुत जरूरी हो। अगर उस काम को करने के लिए अंदर रुचि नहीं आने की ना, ऑटोमेटिक आउटपुट निकाल ही नहीं सकते तुम, बिल्कुल भी गायब हो जाएगा। समझ बात है। अरे रुचि की क्या खास बात हो, रुचि मतलब जानते हो ना, इंटरेस्ट। समझ बात है। अगर किसी रुचि की खास बात हो, कभी जन्म जात नहीं होती, इसी समाज इसी सोसाइटी में रहकर पैदा हो। समझ में आई बात। धीरे धीरे होले रुचि पैदा हो किसी भी चीज़ में, दिलचस्पी कह सकते हैं दूसरी भाषा। बात समझ में आई बात है। पढ़ाई को कभी बोरियत नहीं समझना चाहिए। अगर आप पढ़ाई को पढ़ाई के उद्देश्य से समझना स्टार्ट करोगे ना, मतलब पढ़ने के लिए सीखने के लिए शुरू करोगे, तो आराम से बहुत कुछ पढ़ लोगे। अगर स्ट्रेस लेके पढ़ोगे ना, तो जो है हाथ से वो भी निकल के चला जाएगा। सही बात है। तो धैर्य दुनिया में आज के समय में बच्चे के अंदर पेशेंस बहुत जरूरी है। हम तो वाले व्यक्ति है, दूरदर्शन वाले व्यक्ति, जो आराम से एक कड़ी के सामने बैठे हुए तख्ती माना है, उसके बीच में फिर एडवर्टाइजमेंट भी देखना हो पूरा का पूरा जाने वाला। सही बात। इतना पेशेंस है पूरा का पूरा। और आज के बच्चों को क्या पता, डिप दबा चल दूसरा, चल दबाया दूसरा, चल दूसरा। रील का जमाना ना, ये पसंद नहीं आई थी, ये कहाँ, ये भी तो उम्र भी कम होगी। ये तुम कौन सी पीढ़ी हो तुम? हर में 10 साल फालतू जीऊंगा, याद रखना। चले हम सवाल पे चले, ठीक। उसके बाद सवाल है हिस्ट्री के सवाल कैसे सही हो सकते हैं। हाँ, तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझना बड़े प्यार के साथ। आजकल इस तरह के सवाल आने वैसे बंद हो गए। अगर सिंगल सवाल आया, 1 लाइनर वाला सवाल, एक क्वेश्चन बना दिया सुनो। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हिस्ट्री क्वेश्चन बना दिया सुनो, कुछ भी क्वेश्चन बना दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन, और सुनो क्वेश्चन बनाने के बाद ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारे पास ये बनाए। एक बात दिमाग में धारण कर लो, किसी 3 ऑप्शनों के अंदर समानता पाई जा। समझ में ये बात है। इस बात को खुद पर लेकर सोचो। मैंने कहा चलो एक हिस्ट्री का सवाल बनाओ, इस बात को खुद पर लेकर सोचो। किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शनों में समानता पाई जाएगी, और जब तुम उत्तर लास्ट वाला रखोगे, चौथे वाला, उसे बहुत सोच समझ कर रखोगे, और जो थोड़ा तुम्हारा सोचना समझने का क्षमता ना, वही उस ऑप्शन को अलग बना देगी। नहीं, ये साइकोलॉजी और फिलोसफी की बातें हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। मैं कहा एक क्वेश्चन बनाना, तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाना। अब मैंने कहा तुम क्वेश्चन बनाना और उसमें चारों में एक जगह उत्तर रखना। सही बात है। तो यह बात तो तय है, 3 तो तुम उठपटांग डाल दोगे। सही बात है। चौथे वाला तो बहुत सोच समझ कर रखोगे, जो तुम्हारा उत्तर होगा। इसे पहले पर रखूँ, दूसरे पर रखूँ, तीसरे पर रखूँ, और ये क्या रखूँ ऑप्शन में इसकी जगह। सही उत्तर तो जो होगा वही तो चारों में एक जगह रखा जाएगा हो। इसे कौन से स्थान पर रखूँ ताकि बच्चे को पहचानने में दिक्कत खड़ी हो जाए। बात को समझने का प्रयास करना, इसे ओड इवन फॉर्मूला कहते हैं सर। मजाक नहीं कर रहा है। अब कैसे कहते हैं सब समझ लो सर। ये इस पर इन सब चीज़ों बहुत रिसर्च हो चुकी, समझ में आएगी नहीं बात, यह पता लग चुका है। तो इसमें सबसे पहली बार तुम्हें ना सबसे ज़्यादा विषम क्वेश्चन, जो विषम होगा, विषम का मतलब जो सबसे और दिखता होगा, अलग दिखता होगा, वो उस क्वेश्चन का आंसर होगा। याद रखना बात। उस क्वेश्चन का क्या होगा? बारिश आई क्या? तुम्हें बारिश बढ़ा। बात समझ में आई है मैं क्या कह रही कोशिश कर रहा हूँ? ठीक। अच्छा क्वेश्चन दिखाओ। आप बोलते हो तो सवाल दिखाओ। चलो इसी सवाल को देखो, ज़्यादा पुराना सवाल नहीं हुआ, इसी सवाल को देख लो।
इसको देखो, इस वाले सवाल को देखो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा बोध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? अच्छा, बोध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, एक बात बताओ, 4 आर्य सत्य पढ़ रखा तुमने, अष्टांगिक मार्ग पढ़ रखा तुमने, अहिंसा के बारे में तुम्हें जानकारी है, एकदम और दिखाई दे रहा नहीं ये उत्तर। सही है, इस बात को समझने का प्रयास करो। लेकिन आजकल ऐसे सिंपल सवाल आने उसने बंद कर दिए, इसलिए स्टेटमेंट में देखो ये क्वेश्चन आसान हो, याद रखना बात। या जब इन्हें बनाया होगा जान पूछ कर, ये चारों एक मतलब डाल दे ठहर, एक जगह से डाल दे, इनमें तीनों में समानता, इसमें क्या समानता, ये अलग। समझ बात यह पता लग चुका है, क्योंकि ये हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है चारों, और ये जैन धर्म से संबंधित है। पंचाणुव्रत समझ में आई बात, भाषा रही है अग्ग समझ में लगा, अग्ग जो वो सवाल है, इस सवाल को पढ़ो। किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया? ये लिखा हुआ, ये सवाल जद पुराना नहीं है, 2025 में आया हो, यूके SSS में आया 2025 में। अब जो जिस सवाल उसने बनाया होगा, बड़ी इस सेक्शन को उठा, इस वाले सेक्शन तक, मौर्यकाल, मौर्य वंश की स्थापना, चंद्रगुप्त, अशोक उत्सव, जब इससे सवाल बना रहा होगा वो, यार मुझे एक बात बताओ, सवाल को पढ़ने से पहले ना ये बात सोच ले करो उसका कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। सवाल को पढ़ते वक्त ना, जैसे पढ़ लिया, पढ़ने के बाद ना नहीं सोचना इसका उत्तर क्या होगा, सबसे पहले सवाल को पढ़ते वक्त ये सोचना इसका उत्तर क्या नहीं होगा। समझ नहीं बात यार। और कौन सी चीज, अनाप शनाप चीज क्यों उठा लगा डाकर ऑप्शन में, वो तो उसका उत्तर होने का ही नहीं। वो सही चीजों पर सवाल बनाना, जो ज्यादा फेमस राजा और जिसने जो अच्छा काम कर रखा, इस बात को समझने का प्रयास करो ना। समझ की बात यहाँ लिख रहा है, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य हो सके चांस, दशरथ तो होने का ही नहीं। इसने क्या काम करा है हिस्ट्री में, तुम कहाँ पढ़ रहे थे दशरथ को? इसका मतलब जब हम सवाल करने चलेंगे, हमारे पास सवाल करते वक्त मुझे एक बात तो याद हो जानी चाहिए, दशरथ को स्वातंत्र बिल्कुल भी नहीं होने का। सही बात क्या? उसके बाद बिंदुसार ने भी कहाँ तक कितना काम करा है, बिंदुसार के बारे में कितना कम उल्लेख रखा हमारे पास। तो जो मुझे लग रहा है ना कि इसका आंसर नहीं होने का, पेन उठाओ और उस ऑप्शन को पहले ही काट दो। अब मैं अपने उत्तर के 50% करीब हूँ। इसने भी बहुत काम कर रखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसने भी बहुत काम कर रखा हमारे पास। किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले महाधम्म मात्र के पद को स्थापित किया? अशोक ही था। 261 BC में जब उसने युद्ध जीत लिया था ना, उसका ऑटोमेटिक उसका मतलब मोहभंग हो गया था। सही बात है, कलिंग का जब युद्ध जीता था उसने मोहभंग हो गया था उसका, उसने ये पद स्थापित करा था। समझ की बात है, पता लग गया क्या है? तो इसका आंसर या तो होता ये होता। उसके बाद ये बता तो मैं समझाना चाह रहा, प्रश्न पढ़ा, प्रश्न पढ़ने के बाद ना उस ऑप्शन को पहले हटा दो जो नहीं हो सकता। सही बात है, स्ट्रेस दूर हो जाओ क्वेश्चन में भी बैठे बैठे। सही बात है, ये बहुत खतरनाक बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बच्चा क्या करेगा, एक भी ऑप्शन काटना है, जो नहीं होना है उसको काट देना। अब 75% दिमाग चलाना कि यह चीज तो मैंने कहीं और पढ़ रखी, बिंदुसार इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ना दशरथ इंपॉर्टेंट है। क्या काम है इसका, कुछ है इसके बारे में? एक बार भी हिस्ट्री पढ़ रखी तो ठीक है, लेकिन ये फंडे उसी के काम आगे जिसने पढ़ रखा है। उसके बाद थोड़ा ही ना काम आना जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं। देखो इस सवाल को देखो, अशोक ने अपने विलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया? अशोक का नाम प्रियदर्शनी है। तो आसान सवाल है, इसे तो सबको ही पता रहा है हमारे पास। लेकिन मैं सवाल इसके उत्तर पर नहीं जा रहा, मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ उस बात को समझो, इस बात को समझो। देखो अशोक ने अपने विलेखों में कौन सा नाम रखे? चक्रवर्ती नाम कहाँ दिखाई दिया तुम्हें? इतनी बड़ी हिस्ट्री पढ़ गए तुम, कहाँ तुम चक्रवर्ती नाम, देवपुत्र कहाँ दिखाई दिया तुम नाम, धर्म कितनी नाम का नाम कहाँ दिखाई दिया? और होता ना इतना फेमस तो मैं भी लिखवाता, नोट्स में लिखवाता, समझाता इस बात में। समझना ही बात यार, इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा यार। इतना फेमस है ही नहीं, एक क्वेश्चन सारा बनाना, 2-3 क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया राजा ऊपर बनाना का ना। ये उठ पटांग थोड़ा ही ना राजा बना देगा। देवपुत्र, चक्रवर्ती, धर्म कीर्ति, ये कहाँ के राजा? प्रियदर्शी नाम है ना, नोट्स में लिखवा रखा है। चलो कोई बात नहीं, तो आसान सवाल था, पता लग गया कैसे दिमाग चलाना। ऐसा करो ऑप्शन में याद रखो सवाल करने से पहले कि क्वेश्चन का उत्तर इन चारों में से कोई एक, और जो 3 चीजों में सिमिलरिटी पाई जाएगी उन्हें हटा दो, एक चीज अलग। प्रश्न पढ़ते वक्त सबसे पहले नहीं सोचना इसका कौन सा ऑप्शन नहीं है, जो नहीं सोचना कौन सा है, ये सोचना कौन सा नहीं है। अगर कंफ्यूज कर रहा तो जो चीजें आगे आती रही तुम्हारे सामने हटा दो। डिफिकल्ट क्वेश्चन में उठाता है, इधर हटाओ हमारे पास। जैसे सवाल आ गया मेरे पास, जब इसने सवाल बनाया, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया? सही, तो सिल्क मार्ग मतलब इस ऑप्शन कैसे करता है सवाल को? सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो वैसे सवाल को कैसे करता? फायान। भाई भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग, फायान का मतलब क्या बैठेगा? चीनी यात्री सिरमदर्दस के। ऐसे ऑप्शन हटाने पड़ेंगे तुम्हें। हर्षवर्धन हमारे पास, ये कनिष्ठ है हमारे पास, अशोक, तो मैं कनिष्ठ अशोक पर जाता। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने तैयार करा? तो या तो मैं कनिष्ठ पर जाता है ना अशोक पर जाता। हर्षवर्धन ने भी इतना काम नहीं करा कि ये ऊपर सारे राज्य, इसका राज्य साम्राज्य बड़ा स्थापित हो चुका था, तो कनिष्ठ है अशोक हमारे पास। ऐसे हम उत्तर के करीब पहुंचते हैं।
सही बात है, थोड़ा कम ज्ञान के साथ भी हम उत्तर निकाल सकते हैं, यहाँ देखना बात है, जरूरी नहीं सारा का सारा याद हो। और दिखाता हूँ, 25 वाले सवाल ही दिखाता हूँ, 24-25 वाले सवाल। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। महाबलीपुरम के मंदिर, रथ के मंदिर दक्षिण में तो पड़े हैं, और जब दक्षिण में पड़े तो दक्षिण का राजा काम का होगा, उत्तर भारत के राजा धनिया लेने जाके वहाँ। समुद्रगुप्त का क्या काम है यहाँ से, सिरमंदरदर्श के। अरे राजेंद्र प्रथम ये क्या कर रहा है, मतलब राजेंद्र प्रथम का कोई काम है यहाँ पे? तो दिख रहा है उत्तर भारत के लोगों के नाम है, उत्तर भारत के लोगों के नाम, इसे तो मैं वैसे ही काट दूंगा, मतलब दोनों कट के नहीं कट गए मेरे पास, ये हटाइए करेंगे, ज्यादा पुराना सवाल नहीं, 24 का सवाल ले लो, दोनों कट गए, या तो उत्तरी हो या उत्तरी हो हमारे पास। और इन दोनों में किसके साथ जानो, जिसका नाम मैंने सुना हुआ, नरसिंह प्रथम का तो नाम सुना हुआ, बिना मुझे पता भी नहीं हो क्या है। महाबलीपुरम के रथ का मंदिर का निर्माण किया, सही बात है, पढ़ा नहीं मैंने, फिर भी मैं इसके उत्तर के करीब तक पहुंचा उसी नॉलेज के साथ जो मैंने इस्तेमाल कर रखी थी, ये आती मेरे दिमाग में थी। समझ में यही बात है। तुम सोच रहे कि कोई सा सवाल कहीं से भी उठाकर जाकर देख लो, इस तरह करके आराम से अगर तुम सोचोगे ना, दिमाग पॉजिटिव रखोगे और सोचोगे हाँ मैं कर सकता हूं, तो फिर सच में कर सकते हो किसी काम को, याद रखना बात यह। चल अरे चल, इस वाले सवाल को देखो, चलो इस वाले सवाल को देख लो, मैं सिर्फ सही कर दूंगा, देखो इस बात को समझो, मैं सिर्फ सही कर दूंगा, कैसे देखो, दुनिया के मेरे सामने इसका उत्तर है, तो मैं सही नहीं पढ़ो। चालुक्य प्रशासन में गामुंड कौन था? जितने पढ़ने वाले ना सारे वे एक तरफ धरे राजा, और जो इस उद्देश्य के साथ जागा मुझे करना है, ठीक, वो कर पाएगा सच में, कैसे कर पाएगा समझ लो। प्रशासन की बात चल रही, यहाँ भी प्रशासक की बात चल रही कि सैनिक अधिकारी होगा हमारे पास, राज्य मंत्री होगा हमारे पास, ये लिखा हुआ हमारे पास चालुक्य प्रशासन में गामुंड कौन था? तो कहते हैं शब्दों के आधार पर ही दूसरे नाम बनते हैं, ग्रामीण अधिकारी शब्दों के नाम पर बनते नहीं बनते। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्यों हिंदी थे, तो पूरी हिंदी ने पढ़ाई, पूरा साहित्य ने पढ़ाया मैंने, शब्दों को कैसे कन्वर्ट करके सारी लैंग्वेज हिंदी से लिखनी है। जब किसी का कोई नाम रखा जा तो सबसे पहले उससे रिलेटेड तो नाम दिया जा, तू कौन, ग्रामीण है तू, अच्छा गांव का अधिकारी, तो जब भी तो नाम ग्रामीण रख दिया, गैस ग्रामीण, गैस गांव का अधिकारी, क्या लिखा हुआ गामुंड। मैं इसके साथ कभी भी नहीं जाना पसंद करने का, इस शब्द के साथ मेरा मैचिंग खागा, सही बात है, क्यों खागा, क्योंकि मुझे शब्दों तो सब मेन भागता हमारे पास, मुझे नॉलेज नहीं है, सच में नॉलेज नहीं है, तो चालुक्य प्रशासन में से क्या क्या, लेकिन मुझे इस बात का पता था कि भाई जी अगर हम शब्दों को तोड़ दे, उस कीवर्ड को पकड़ कर तोड़ दे और उससे शब्द निकाल ले, तो उससे शब्द बनते हैं, और बनने के बाद इससे उत्तर निकलेगा। हमें यूँ नहीं है कि ये मेरा कोई पहले स्क्रिप्ट लिख रख के मैंने पहले में तैयार कर रहा है, मेरे सामने रैंडमली तुम कोई क्वेश्चन उठा दे दो, मैं तो उसका तब भी उत्तर निकाल लूंगा। पहले पूछो क्यों, पहली बात मैं आंतरिक रूप से बहुत खुश हूँ, सही बात है। दूसरा क्या, मेरे माइंड पर स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी, फ्री बैठा हुआ, सही में। तुम 10 सवाल करो पूरा पढ़ने के बाद, तुम 5 करो, उत्तर निकाल के लेकर मैं 8 करूंगा। मैं कौन हूँ, मैं वो हर छात्र जिसने तमीज से ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई कर रखी, और पढ़ाई करने के बाद ना उसे इस तरह के तरीके पता कि इस तरह के भी पेपर होते हैं। क्या रो जाओ फिर बैठ कर, हमें क्या सुना रहे, अपने को क्या फर्क पड़ रहा। दुनिया से शिकायत क्या करते, एक आध और ताजा सवाल उठाते हैं, क्यों पुराने हो गए यार, ताजा सवाल आया कोई, जैसे सवाल को देखो चलो से उठा लेते हैं। चच्चनामा संबंधित है, चच्चनामा, अब इस बात को समझो, जब भी पेपर में सवाल आया, चच्चनामा की वीडियो के पेपर में रखा ना, है ना, चच्चनामा संबंधित है हमारे पास, चच्चनामा संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। एक बात बताओ, जब इसने सवाल बनाया होगा तो सवाल बनाने खातर एक ब्रॉड माइंड सेट को रखकर सवाल बनाकर छोटे छोटे क्षेत्रीय चीजों को पूछेगा, बिचपड़ी का दौलतपुर का इतिहास पूछेगा, सही बात है। मैं इस सवाल को कैसे सही करता, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं एक ही बात सोचूंगा यार इसने एक सवाल बनाया होगा, एक सवाल बनाया होगा, वो भी बड़ी चीज पूछेगा पेपर में, ठड्डा सा सवाल, ठीक तकड़ा धक्कड़ सवाल पूछेगा। इस सवाल को बनाने खातर कश्मीर के इतिहास से मेरा क्या लेना देना, भारत की, मैं ऐसा मजाक नहीं कर रहा, गुजरात के इतिहास इस किताब को, बंगाल के, हाँ सिंध क्षेत्र का इतिहास बड़ी चीज है, सिंध क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र था, इस ब्रॉड क्वेश्चन के साथ जा सकते हो। और विषम भी है ये, जिसमें कश्मीर गुजरात बंगाल छोटा क्षेत्र होगा, सिंध क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान इसमें ही आ रहा है, आएगा नहीं ओड वाला फॉर्मूला काम, सही बात है। लेकिन जब भी तो मैं कहता हूँ एक बार सिलेबस को तमीज से पढ़ना चाहिए, मेरा माइंड इस तरह काम कर रहा क्योंकि मैंने सिलेबस अच्छी तरह तमीज से पढ़ा हुआ, तुम्हारा माइंड काम कर सके। ये जो बच्चे ग्रुप सी की तैयारी करते हैं उनका सबसे बड़ा लॉस यही है, उनका माइंड इस स्तर का नहीं होता, वे सोच पाओ, वो सोचे ये तो फैक्ट क्वेश्चन पेपर मारने का ही नहीं, वहीं तबाह हो जाए, सही बात है, क्योंकि उस तरह की सोचने समझने की क्षमता नहीं बढ़ी उनकी, समझ में आया नहीं बात यार। तुम कोई सा भी क्वेश्चन लगा दो मुझे, ऊट पटांगे 100 क्वेश्चन लगा दो ना, तब भी 60-70 क्वेश्चन ऐसे मार दूंगा,
और यूँ नहीं है कि मैं प्री तैयार करके बैठा हुआ है कोई सा भी दे दो ठहर कर। अब ये मैं नहीं है, ये वो हर व्यक्ति जो मुझसे पढ़ा हुआ इस तरह सोच सको। ठीक, बताओ वो 3 पेपर निकाले बैठी सारी सत्ती, क्या नाम है, 3 पेपर निकाले बैठी, वो विदेश में पढ़ गई। और तो जाइए कहते जिस तरह आपने बताया, तू कमारा आराम से पेपर हो रहे और क्या हो रहा। इस बार भी उसके 98 नंबर थे, कट ऑफ से कहीं ज़्यादा नंबर थे उसके, जनरल के कट ऑफ पार कर रही। तो ये कोई विदेश में थोड़ा ही पढ़ रहे, लेकिन उसे समझ में आ चुका है, कंटिन्यूटी उसने पढ़ाई करी, हाथ समझ में आ चुका है कि इस तरह पढ़ना होगा। सही बात, सारा नोट्स वही है, सारा सवाल वही है, सब वही है। कोई विदेश में थोड़ा ही पढ़ रहे जाएगा। पुराना सा सवाल उठाओ विजय, आजकल विजयनगर के सवाल बहुत आ रहे, याद रखना बात है। ये सवाल इसे उठाओ, देखो ये सवाल है, देख ज्यादा 25 वाला सवाल उठाओ। विजयनगर साम्राज्य लिखा हुआ, समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? बाबर ने आक्रमण कर दिया, उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? अब बच्चा क्या करेगा, एक तो तरीका सारा पढ़ेगा, उनका बाबर याद रखेगा, नीचे विजयनगर में याद रखेगा। मेरे बस की बात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी। और जो याद करेगा ना बहुत बड़ा विद्वान, वो तो विद्वान ही बन जाओ भाई। मैं जो बता रहा हूँ जो रियलिटी है, ठीक है, क्योंकि मैं इसे याद करने के चक्कर में ना सारे क्वेश्चन खो दूंगा, इतने से याद करने के चक्कर में। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास कॉमन सेंस है और सच में मुझे इस एक बार मैंने सिलेबस पढ़ा हुआ, ठीक, और मुझे नहीं क्या राजा पा जाओगे नाम याद है, तो मैं करूँगा सर, कैसे करूँगा, आ जाओ देखो कैसे करूँगा। ठीक, मुझे पता लग चुका, इतना पता मुझे पक्का 100%, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य मैंने पढ़ रखा है। जब उन्होंने सवाल बनाया होगा तो उस राजा का, विजयनगर साम्राज्य का सबसे फेमस पॉपुलर राजा देगा, कृष्ण देव राय का नाम सबसे ज्यादा फेमस है, उस पर सवाल बनागा ना। और उल्टे सीधे राजाओं पर क्यों सवाल बनागा? राम राय मतलब कहाँ, क्या पढ़ रहे हो? मतलब सवाल लगाने वाले को सब पता रहा है ये क्या है, मतलब क्यों ना देगा इसका नाम, क्यों देगा इसका नाम? या तो वीर नरसिंह, इसका भी नाम बहुत कम आ रहा। कृष्ण देव का सवाल, एक सवाल तारा बनाना था, और कृष्ण देव राय पर सवाल नहीं बनाया तो फिर किस पर सवाल बनाया? काट दो बाकी सब। ये फेमस है, कई बार पढ़ लो बच्चा, एक बार जिसका सिलेबस पढ़ाओ। मेरी बात उसकी, मैं बोल रहा हूँ उसकी समझ में क्या बात बोल रहा हूँ। जिन्होंने तो किसी का नाम नहीं पढ़ रखा है, जिन्हें कृष्ण देव राय भी नहीं सुन रखा, उसे क्या ही पढ़ना पड़ेगा? समझ बात समझ में आ रही है? कैसे कृष्ण देव राय बहुत फेमस है, पॉपुलर है वो। आगे तेरा जूता भाई, जो भाई आगे तेरा 15 का सवाल है तू, लेटेस्ट सवाल दिखाओ मेरे को यार। अच्छा, इस सवाल को हमारे पास ये सवाल है, देख निम्नलिखित में पानीपत के तृतीय युद्ध, पिक्चर भी दिखाई थी मैंने, तुम वहीं बैठा है, पानीपत के तृतीय युद्ध की सही बात है, बाजीराव, ये दो पानीपत के तृतीय युद्ध, ठीक, या माधवराव प्रथम, रघुनाथ बालाजी, ये बाजीराव ज्यादा फेमस है, पिक्चर भी बन चुकी। चीते की चाल, बाज की नरज, बाजीराव की रफ्तार, तलवार की धार पर शक नहीं करते, कभी भी मौत दे सकती है, अलग छदात। सही बात है। तो जब जिस कैरेक्टर में पिक्चर बनाई होगी उससे ज्यादा फेमस होगा ना। ज्यादा पुराना सवाल, 25 का सवाल है, क्यों सिनेमा दर्द करूँ इस बात। और बालाजी आए, बालाजी प्रथम आए, हकीकत बता रहा हूँ, ढंग का पढ़ने वाला व्यक्ति कभी नहीं याद करता है ना, वो सिर्फ अच्छी तरह तमीज से पढ़ा, उसको डिटेल से पढ़ा, और बाकी कॉमन सेंस उसका पेपर में बैठ कर काम करे। यकीन नहीं आता, किसी भी सिविल सर्विस वाले छात्र से जाकर पूछ लो। समझ में आया बात? या ठीक, एक सवाल सारा बनाना था, तो इस पर सवाल बनागा, इस पर बनागा, इस पर बनागा, इतना क्षेत्रीय इतिहास लगा उठा के जाकर, मतलब खत्म हो चुके तुम पूरे के पूरे। क्या बताता, बाजी तलवार, चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की रफ्तार, तलवार की धार पर कभी भी शक नहीं करते, कभी भी मौत दे सकती है, अलग चाट, ऐसा करके। मुझे तो बहुत बड़ी मस्ती लगी बाजीराव मस्तानी, वाओ यार क्या स्टोरी उसकी, मैंने कई बार देखी हूँ मूवी, 17-18 बार एक ही मूवी को, और आज भी देखो तो कुछ नया मिलेगा उसमें। और क्या खतरनाक एक्टिंग करी है कि रणवीर सिंह ने, उसकी एक्टिंग का बड़ा फैन हूँ। अलाउद्दीन खिलजी बस क्या तगड़ी मूवी बनाई हुआ, वो क्या नाम उसका, पद्मावत, वो गजब की एक्टिंग कर रखी, उसी कैरेक्टर में ढल गया वो पूरा का पूरा। समझ गए? बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है मस्तानी भाई। और मैं तो सोच रहा एक्टिंग में चला जाऊं, या तो गलती काम कर रहा है।
चलो, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? ये गांधीवाद पर सारे प्रश्न नहीं, ठीक। ये लिखा हुआ है पास लॉर्ड, ये लिखा हुआ हमारे पास गांधी वाली क्या ना, क्या है हमारे पास, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? अब मुझे लॉर्ड रिपन के बारे में नॉलेज है, मैं कर सकूँ इसे। अब जिसको नॉलेज नहीं है, लॉर्ड रिपन भारत का उद्धारक, भारत का उद्धार कर दिया लॉर्ड रिपन ने, किसने कहा? इस बात को सोचो, महात्मा गांधी तो लड़ाई कर रहे थे इनके साथ, तुझे लग रहा है महात्मा गांधी किसी ने भारत का उद्धार कर दिया? सोचो, इस बात को समझने की प्रयास करो, सोचो 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 सोचो। मदन मोहन मालवीय ऐसा बोल लेंगे, ये तो लड़ाई कर रहे थे इनके साथ, ये भारत के लोग क्यों कहेंगे इन्होंने भारत का उद्धार कर दिया? अगर कोई भारत का लोग इन्होंने कहते अंग्रेजों की इन्होंने भारत का उद्धार कर दिया, तो चप्पल बजाएगी उनका, जनता ही बजाएगी सबसे पहले। यानी इन दोनों तो कभी भी नहीं होने के आगे उत्तर के करीब। दिस इज कॉमन सेंस, आई हैव नो नॉलेज। या तो ये होगा या होगा, देखो कितना उत्तर के करीबी, मैं 50% उत्तर के करीबी लेगा, और ये कॉमन सेंस मेरे पास मौजूद है। क्योंकि सोचो ना, यह कॉमन सेंस में तब प्रयोग कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक बार सिलेबस पढ़ा हुआ। पच्चीस में 24 में कितना आसान सवाल से नहीं पढ़े से। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रावी नदी, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाला लाजपत राय, सत्येंद्रनाथ बनर्जी, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, सही बात है। जब रावी नदी के तट पर जन्म कराया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था वहां से कि मजा दीजिए। तो देखो आजकल के क्वेश्चनों का ये ट्रेंड है, ये बढ़िया दिखा दिया मुझे, और मुझे इस बार का पूरी उम्मीद है जितने तुम्हें सिंगल लाइनर के सवाल दिखाई दे रहे हैं ना, वे नहीं दिखाई दे तो ज्यादा बढ़िया। सही बात है, जो सिंगल लाइनर के सवाल है वे नहीं दिखाई दे तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है। ये इस तरह का सवाल तुम्हें दिखा देगा, इस तरह के सवाल की टेंडेंसी दिखाई देगी तुम आजकल। ये नया ट्रेंड है। एक तो बच्चे पे जीएस पहले नहीं आती, और एक ऑप्शन को खतरनाक डेंजरस बनाकर पेश करना, समझ नहीं पाती है। एक तो बच्चे पे जीएस पहले नहीं आती, और दूसरा फिर उसे ना जीएस को कथन के रूप में पूछना, यानी कह रहा है उसकी व्यापक समझ इसकी अच्छी होनी चाहिए। अब बच्चा कसम खा रखी है ना, उत्तराखंडी पढ़ूंगा मैं हिंदी ही पढ़ूंगा ना, जीएस तो मुझे लूसेंट के अलावा छूना भी नहीं, कुछ एक लाइन याद कर लेनी। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो जीएस जो मैं पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ता हूँ, सही बात है, बच्चे जिसे समझते हैं और जब अपनी समझ व्यापक करते हैं, वो किस तरह काम आती है लगती है, वह समझ नहीं पाती है। जिधर होगा मैंने नोट्स तो सवाल नहीं था, यहाँ चाटा लगा गाल पर, इधर लगा इधर छपेगा, सवाल नहीं था। कॉमन सेंस काम करता है जहाँ सवाल नहीं काम करते। जिस सब नॉलेज सबके पास इतना हो, नोट सबका वही हो पूरा का पूरा। पढ़ियो कर, एक गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए एक कथन दे रखा है, कथन एक, कथन कौन था तो हमारे पास दो। गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया। ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था हमारे पास, लॉर्ड गवर्नर जनरल, तो उन्होंने औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पहले नोटिस दिया होगा, कम इस आंदोलन को शुरू करना चाह रहे, ठीक है। बिना नोटिस के हमारे पास थोड़े आंदोलन शुरू कर देंगे, इतनी भीड़ इकट्ठी करनी है हमारे पास। अब सवाल चैम्सफोर्ड ही हमारे पास होता का असहयोग आंदोलन ना, असहयोग आंदोलन के समय, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 आया था और उसी के समय का गवर्नर है। नोमिनिया मेरे पास गवर्नर की मैंने क्रोनोलॉजी याद कर रखी, पहले ये दूसरा तीसरा घटना, तो कोई चीज़ याद रखी जा। खाली जितने भी सन रटे ना बैठ के, एक भी सन याद नहीं करा जाता, और सारी गलती जाएंगे इनके, जितने भी तुक्के मारोगे जाकर। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो 100 मत दो, उसे छोड़ दो, सही बात है। घटना को याद रखने के लिए, किसी भी सन को याद करने के लिए जरूरी उसके आसपास की घटना पता होनी चाहिए। कोरोना कब आया? 2020-21 में। क्यों याद है? पता इसलिए नहीं याद है कि कोरोना 2020-21 में आया, इसलिए याद है क्योंकि उसने तबाही मचाई थी, सही बात है। कथन 2, असहयोग आंदोलन। ये बात सही है ऊपर वाली। 1920 में आंदोलन शुरू कर दिया था महात्मा गांधी ने, और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। अखिल भारतीय आंदोलन उसे बोल लो जो ऑल इंडिया लेवल पर हो, यानी इस आंदोलन की जो झलक थी पूरे भारत में दिखाई दी थी। पूरी जब तक भारत को आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब से लेकर अब तक आज़ादी को लड़ाई चल रही थी। 1857 से पहले भी लोगों ने आवाज़ उठाई थी, 57 से लेकर अब 1920 आ चुका था। महात्मा गांधी के आंदोलन से पहले अब तक कोई भी आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर हुआ ही नहीं। ये पहला आंदोलन था 1920 का, अखिल भारतीय स्तर पर हुआ था। अखिल भारतीय स्तर पर इसकी झलक, इसकी लहर, सही बात है, इसकी लहर पूरे भारत के अंदर दिखाई दी थी, और यही ताकत थी महात्मा गांधी की। समझ में आई बात है?
इसके बाद तुरंत महात्मा गांधी को बारडोली प्रस्ताव जब आया था, ठीक है, ऐसा आंदोलन उनको वापस ले लिया गया और महात्मा गांधी को जेल में ठाकर डाल दिया गया था। जुबान में पड़ी चाहिए हिस्ट्री, चलती फिरती दुकान, इसे क्या पढ़ना। दूसरे नंबर पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु होगी। ये मैंने साथ साथ करते वक्त बताया था। 2 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था तिलक की मृत्यु को। 2 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था तिलक की मृत्यु पर। इतना इंपॉर्टेंट था उस जमाने में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा होना। समझ गए तुम? इस स्तर पर हिस्ट्री पढ़ेगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। समझ नहीं बात यार। उसी दिन तिलक की मृत्यु होगी थी। ये सुन मेरे क्लासों में बता रखे। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है। तुम्हें लगा दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेगा कि मुझे कुछ ऐसा कुछ काटने का मिल जाए, ये हकीकत बात है। दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाए और आजकल का उसका ट्रेंड है इस तरह के 2 सवाल देकर स्टेटमेंट देकर हाईली चांस ज़्यादा सही करवाने का। यहाँ कुछ फैक्ट स्वैपिंग भी नहीं है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में लिख देता। हाँ, कोई सन हो तो ध्यान रखना आगे पीछे ऊपर नीचे कर सको हिस्ट्री में। कोई सन को अगर फैक्ट को स्वैप करना हो, गलत तरीके से क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है, अब कोई चांस नहीं है। उन्होंने क्या करना, 2 स्टेटमेंट देकर दोनों को सही करवाया उसने। ये भी ध्यान रखना पड़ा कि कितने क्वेश्चनों को सही करवाया। टॉपर लोग बहुत चीज़ याद रखो, लेकिन वो बताते नहीं किसी को भी। चुपचाप पेपर निकाल के लेगा, अपने भाई बंधु को बता देंगे एक एक करा, वो उसका भाई अगला भाई बंधु चला जाएगा। ये सवाल लेटेस्ट आया, छोड़ दो। मतलब एक बार भी पढ़ रखे आराम से टिक मार दोगे। पढ़ा रखे सब ना भूगोल आ गया, कितना खतरनाक है। सबसे ज़्यादा सवाल इसके आ रहे। अब वो भी शायद कौन था हमारा विश्व का भूगोल हमारे पास। इस सवाल को पढ़ो हमारे पास। इस सवाल को तभी कर सको जब इसकी नॉलेज पढ़ो। निम्नलिखित में से किस देश में बालकस झील स्थित है? बालकस झील हमारे पास। अब क्या है, अगर तुमने जियोग्राफी सच में पढ़ी थी तो नॉलेज कहाँ आ गई हमारे पास काम। देखो नॉलेज कैसे काम आ गई हमारे पास। बालकस झील, ईरान पूरा का पूरा रेतीला इलाका, सही बात है, खाड़ी का देश है पूरा का पूरा, और वहाँ झील का तो नाम निशान है ही नहीं। दूसरा ये हमारे पास मंगोलिया, मंगोलिया को पूरा का पूरा मैंने कहा गोबी मरुस्थल मंगोलिया के आसपास ही पाई जा, वहीं से पूरा का पूरा, और मरुस्थल पाए जा रहे हैं वहाँ, तो मरुस्थलों में झील बनना बड़ा मुश्किल काम हो जाए आसपास। कॉमन सेंस, कॉमन समझ नहीं बात है। उसके बाद बच गया हमारे पास कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहाँ हमारे पास झील मिल सकती है, चांस हमारे पास। ये मेरी नॉलेज है, तुम्हारी इस स्तर की है या नहीं है, ठीक, वो अलग केस है हमारे पास। लेकिन ये मतलब होता है समझने के बाद नॉलेज ऐसा काम करती है। लेकिन जो बच्चा बेचारा ग्रुप सी का बैठा हुआ, उसके लिए इसे जनरल सवाल को आसान बात नहीं है कि ये नॉलेज दुनिया में क्या है, झील स्थित है या झील इसलिए पूछी है। उस साल चर्चाओं बती है 2025 के सवाल, ये झील सूखने का कगार पा गई थी, इसलिए उसने सवाल पूछा, चर्चाओं में न्यूज़पेपर बती है। सही बात है। इसका मतलब क्या है, जो पेपर हो पढ़ने, जो पेपर पढ़ाने वाला ना वो डेली अखबार पढ़ता, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बड़े बड़े अखबार ठाकर जेल पढ़ता। जब तो उसने झील का नाम डाल दिया, अब दुनिया में इतनी सारी झील कैसे नाम याद कर लेंगे। समझ में आई बात है। इसे चर्चाओं से सवाल डाला, तो इस कहने को भूगोल का सवाल है, भूगोल का सवाल नहीं आया, करंट अफेयर का सवाल है। अब दुनिया से लेकर होने लगे, किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी मास्टर ने, किसी की भी हिम्मत नहीं है पढ़ाया करो 10 सवाल को, या किसी ने पढ़ाया होगा आज तक ना। लेकिन वो मैं बता रहा, मेरी खुद की नॉलेज है, मैं जिस तरह इस्तेमाल करके उसका उत्तर निकाल रहा, उसे छोड़ दो, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ भी तो बहुत, उसे छोड़। लेकिन इस छोड़ने के अलावा कोई फंडा ही नहीं है, या जिसने पढ़ रखा होगा वो कर देगा। और क्यों ही जबरदस्ती करनी फिर सवाल की है। एक सवाल तो थोड़ा ही सिलेक्शन होगा, मरे जा रही चीज़ों को छोड़ना सीखो। इस सवाल को छोड़ देना चाहिए, मतलब मैचिंग वाले सवाल मतलब छोड़ना एकदम मूर्खता भरा वाला काम। एक भी पता ना, एक भी हल्का हल्का एक भी पता तो जब भी उत्तर तक पहुंच सको तुम। देखो ये इरावदी है हमारे पास, इरावदी मैंने तुम्हें कहाँ पढ़ाया था पता? म्यांमार, मेकोंग नदी, समझ में बात है। इराक हमारे पास, पहले उन्होंने बताओ एक का एक तो नहीं हो सकता। यांगसी हमारे पास, ये रिवर का नाम है हमारे पास, ये रिवर का नाम है हमारे पास। यांगसी हमारे पास थाईलैंड में, यांगसी का मैंने तो बता रखा है, यांगसी तो चीन में। कुछ नहीं याद है हमारे पास, एक का दो तो होगा ही होगा, और एक का दो तीन में, इसका मतलब बी घट गया। मैंने ऐसे कहा था एक का एक हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन कटा है तुम्हारे पास। अब ये भी देखो हमारे पास बी का एक या तीन हो सकता है, या तो बी का एक या बी का तीन है, या तो बी का हमारे पास एक या बी का हमारे पास क्या है तीन। ऐसे दिमाग लगाना पड़ा, या तो बी का तीन है हमारे पास या बी का क्या है हमारे पास एक। अब अगर तुम ये पहचान लो बी का एक या तीन हमारे पास, तुमने बी का पहचान लिया तो समझ लो उत्तर के तुम झटके तक पहुंच जाओगे तुम। या देखो ना तुम सवाल में देखो, या तो बी का हमारे पास क्या है एक, या चार हो सके हमारे पास, या हमारे पास क्या हो सके तीन हो सके। कितने ऑप्शन है बी के, ये हमारे पास। अब आ जाओ हमारे पास इरावदी हमारे पास, यूमी नाम हमारे पास, सुना नहीं मैंने, सच में नहीं सुना है नाम।
इरावदी सुना है? हाँ, इरावदी इधर पाई जा म्यांमार के अंदर, सच में। इरावदी डॉल्फिन भी हो हमारे यहाँ, इरावदी डॉल्फिन है, लेकिन इरावदी नदी हमारे पाई जा हमारे पास म्यांमार के अंदर। या ग्रुप सी वाला के नॉलेज की बात थोड़ा ही है, कौन पढ़ा रहा है ग्रुप सी में? क्यों नदी? हाँ, जो भी पढ़ने वाले, ठीक ठाक पढ़ने वाले, ये पढ़ लीजिए हमारे पास मैपिंग में है, इरावदी नदी हमारे पास है, म्यांमार में बह रही है हमारे पास, सलअत अरब हमारे पास। मैं इसे कैसे मार देता, इस क्वेश्चन को भी कैसे मार देता मैं, इसका कभी नहीं कहता मोमनन देश, मोमनन नाम आ रहा है हमारे पास, इराक को चला जाता, चुपचाप आंख बंद करके चला जाता। अब मुझे पता लग चुका डी का मेरे पास 3 है, अब डी का देखूंगा 3 किस्म, तो डी का 3 इसमें, डी का 3 मेरे पास इसमें, यानी इसका मतलब ये आंसर कट गया मेरे पास। मैं ऐसे इसको उत्तर पे जाऊँ, मोमनों का नाम नहीं आ रहा क्या? सत अल अरब, सच में मुझे नहीं पता है नदी है, लेकिन मुझे पता है हाँ योगी है। लोग अपने देश का नाम अपने देश की भाषा के नाम पर रखा है, सही बात है। अगर नहीं उत्तर के 50% करीब, तो छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, कॉमन सेंस सारा यूज करना। अरे यार खुल जा सिम सिम, 1 2 ढाई, देखा खोप, छोड़ दो किस तरह का सवाल, छोड़ना नहीं। हाँ, इसमें बहुत हिंट मिलेगा तुम, इस 4 रास्ते इधर था, 4 रास्ते इधर था, 8 रास्ते सवाल को करने के, समझ में यही बात है, 8 रास्ते सवाल को करने के। अगर मैं पैरामोटेशन और कॉम्बिनेशन तो इसके तरीके निकाल लूँ तो 8 से ज्यादा तरीके आगे इसके निकलने सवाल करने के। पैरामोटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था मैंने, तो कॉम्बिनेशन क्या नाम है उसका, क्रमचे संचय चैप्टर C-SET में पढ़ा था, 11वीं क्लास में थी वो मैथ में। चले 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 ऐसी धक्कड़ है ऐसी धक्कड़ है, सवाल लोग की तक धैर्य। कोबर का भूसंतति सिद्धांत कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये तो मैंने पढ़ा रखा तुम। अब ये सिद्धांत एक तो तरीका, लूसेंट की किताब में उठा के सीधे याद कर लो, लूसेंट की किताब में सुन लो, लूसेंट की किताब में सवाल तब आवा तब जब पेपर में किसी वहाँ जा बड़े तेज हो किताब बनाने वाले, समझ में आ गई नहीं बात है। ये वहाँ कोबर का भूसंतति सिद्धांत मैंने भूगोल पढ़ाता है चक्कर लगा के, इसके बिना तो मैं भूगोल पढ़ाता ही नहीं, सही बात है। कोबर का भूसंतति सिद्धांत कैसा, इंडियन प्लेट कैसा यूरेशियन प्लेट की टकरा का ऐसा बीच वाला भाग ऊपर उठ गया, वहाँ कोबर का भूसंतति सिद्धांत का नाम नहीं देता मैं, तो ये तो सही है हमारे पास कोबर का भूसंतति सिद्धांत। डोली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत हमारे पास, ये भी हमारे पास, हम पढ़ो डोली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। उसका तीसरे नंबर पर हमारे पास जेफरीज का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सिद्धांत, जेफरीज का थोड़ा ही हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सिद्धांत हमारे पास। जोली का रेडियोएक्टिविटी सिद्धांत हमारे पास, तो ये मुझे पता था, ये तो पक्का सही है, ये भी मुझे पता था, ये दोनों सही है, ये तो आंसर ये होगा, ये आंसर ये होगा, ठीक है। अब जो रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत था, रेडियो एक्टिविटी मैंने पूरा टॉपिक में पढ़ा नहीं तुम, 12वीं क्लास में पढ़ा रखा है, मुझे फिजिक्स पढ़ाई थी तुम, पढ़ाई नहीं 12वीं क्लास में रेडियो एक्टिविटी था, तो जोली में पढ़ता ना, जोली बताता ना मैं, हेनरी बैकुरल उन्होंने दिया था, सही बात है। इस वाले सवाल को देखो कितना डेंजर सवाल है। वक्त ने किया ऐसे सवाल मिलेंगे जरूर वहाँ, क्योंकि इस तरह के सवाल आ गए वहाँ से इस बार। कथन 1, कथन 2, कथन 3, जीएस के सवाल भी हो सकता है, 3 कथन हो, चर्चा कथन हो, और जितना ही चर्चा कथन आगा ना बच्चों लगे हार्ड नहीं है, हो सकता है सवाल वही होंगे, रखना बात है। एक भी बता रहा एकदम तुरंत ऑप्शन में जाको, एक भी स्टेटमेंट का अंतर पता, एक वो भी श्योर है तुरंत ऑप्शन में जाको, सारे ऑप्शन कट जाए, समझ में ये बात है। अगर इसे पढ़ो सवाल हो, देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसे पढ़ो। पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्यतः ज्वार से 20% अधिक होती है, ये सवाल पूछा है। पूर्ण ज्वार की ऊंचाई 20% अधिक होती है। अभी जो सवाल आजकल तुम्हारे पेपर में स्टेटमेंट बना रहा है ना, अगर एक लेवल ऊपर पहुंचा तो कैसे पहुंचा जाता है मुझे सबका पता नहीं, तो कुछ सालों बाद ऊपर पहुंचा, अभी नहीं पहुंच रहा वो इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को, 2 सवाल स्टेटमेंट को देखकर बिल्कुल सही सवाल बना रहा हो, पुराना 25 का ही सवाल। अभी भी जो पुलिस का पेपर आया उसमें भी यह बात देखी गई, मजाक नहीं कर रहा, ये इन चीज़ को लेकर यहाँ डेटा का इस्तेमाल करके गलत सवाल नहीं बना रहा हूँ, सही सवाल बना रहा। बस यहाँ की तुमने जानकारी पढ़ी नहीं, पढ़ी तो शायद फिक्स फैक्चुअल पढ़ी एक सिंगल लाइनर में, बच्चे इसके अभ्यस्त नहीं होते। अभ्यस्त मतलब अभ्यास नहीं आता उन्हें करना। अभी तक ऐसा ट्रेंड देखा गया, जिसने 2 स्टेटमेंट बनाए नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट को सही, डेटा को सही रखने की इस्तेमाल करी। जहाँ गलत बनाया तो तुम खुद ही पहचान लोगे ऑटोमेटिक कहाँ गलत बनाया। लेकिन मैं इस सवाल को करता ना, मैं छोड़ देता हूँ, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसका अभ्यस्त नहीं हूँ, प्रैक्टिस करनी पड़े इसकी, ठीक। देखो लेकिन मैं पहले बता रहा, जहाँ तक मैंने अभी आभास करा, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। यह बात ना
किसी भी भूगोल पढ़ने वालों को पता नहीं लगती इसका इतनी अधिक होगा। सही बात है, किसी की भी याद, कोई भी नहीं याद रखना, तरह की कोई नोट्स में लिखवाता। लघु जवार की ऊंचाई सामान्य जवार से 20% कम होती है। लघु जवार की ऊंचाई, लघु जवार सामान्य जवार से 20% कम होती है, सवाल स्टेटमेंट बना दिया। तो मुझे सवाल का उत्तर करना, तो मैं पहचानूंगा पता क्या, उसने पिछले सवाल के पेपर लिएगा, पिछले 3-4 सालों के पेपर लिएगा, उसने इस तरह के 2 स्टेटमेंट बनाएगा, क्या उसने दोनों सही करवाएगा या एक सही करवाएगा उसने, ये भी ध्यान रखना पड़े। समझने की बात, ये भी ध्यान रखना पड़े विशेष तौर पर, क्योंकि जब पिछले वाला पेपर बैठा, अगला वाला पेपर बना बैठेगा तो पिछले पेपर को ध्यान में रखना पड़े। इस बार वीडियो का पेपर सेट करना, तो पिछली बार वाले पेपर देखा नहीं, जो पिछली बार कमेटी थी पेपर बनाने वाली, और पिछले साल का पेपर नहीं देखेगी ना, कि इस लेवल के सवाल नहीं सेम डालने के, इस स्तर के सवाल तो डाल लेगी। जो कांस्टेबल का पेपर होगा और वीडियो का पेपर होगा, वीडियो जो बनाया जा रहा है वो तो बिल्कुल अलग होगा। देखो आ जाओ हमारे पास, ये सवाल पा जाओ, देखो पढ़ो सवाल। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 25वां सवाल है ये भी, क्या है 25वां, इसमें भी आंसर उसमें सही मानना, दोनों सही मानने, इसमें कितने सही मानने, दोनों। एक बात हमेशा याद रखना, जब एक ही साल में एक पेपर बनाया जा, ठीक है, एक ही साल में एक पेपर बनाया जा और 2 सवाल 3 सवाल एक साथ सही बनाएंगे, उनके दोनों ऑप्शन हमेशा सेम भी पाएगा, याद रखना बात है। मैं जो बात बता रहा हूँ मैं बहुत गहरी बात करता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि कोई सा भी पेपर उठा कर देख लो, पिछले 5 साल के पेपर उठा लो, एक सब्जेक्ट के 3 सवाल बनाए उसने, तीनों के सवाल सेम, ऑप्शन भी लगातार सेम ही रखे उसने, उसमें 2 स्टेटमेंट सही करवाए तो उसमें 2 स्टेटमेंट सही करवा दिए, तीसरे में 2 स्टेटमेंट सही करवा दिए। शायद पल्ले पकड़ पाओ नहीं पकड़ पाओ पता नहीं मुझे, हमें तो बहुत कह रहे थे, सोचती बात तो करना, चेक कर रहे हो, इस बात को गौर फरमाओ। 24 का 25 का कहाँ है सर, इस वालों को पढ़ियो। हिमी रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जिसके बाद भूमि अस्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है, इसी चीज को हिमी रेखा बोलते हैं। सही बात है, क्योंकि वहां फिर बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाए ना। हिमी रेखा हमारे पास क्या, मैंने कहा ना 165 मीटर ऊपर जाओगे, 165 मतलब यहाँ से 6 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, तापमान की 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाएगा। सही बात है, 1 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी आ जाएगी। यहाँ 3500 दे रखी, कहीं कहीं 4200 है, दे रखी 35 से 42 मीटर की ऊंचाई पे जाने से ऑटोमेटिक बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी किसी भी स्थान पर जहाँ तुम रह रहे हो। आ जाओ हमारे पास, होगा 25 का सवाल आएगा कोई, पच्चीस का सवाल आएगा कोई, 24 का आया। इस सवाल को नहीं छोड़ने के, इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे पहले काटोगे, कौन सा ऑप्शन पहले काटोगे, डी वाला। रूहर प्रदेश जर्मनी में पड़ा, रूहर प्रदेश जर्मनी में पड़ा, रूहर बेसिन कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, ये तो पहले ही कट गया हमारे पास। एक का चार हमारे पास, ये चाहे लोह इस्पात इंजीनियरिंग उद्योग, रूहर बेसिन हमारे पास, फिनलैंड, सैक्सनी हमारे पास प्रदेश है, पश्चिम बंगाल जूट के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, डी का 3 होगा, तो डी का 3 एक ऑप्शन में देखो बी आंसर आएगा। एक ऑप्शन भी बता तो आराम से उसको तुम निकल लेगा, ऐसा कर दो, ये दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, एक भी बता दो, ठीक है। मुझे सवाल देखिए, अगर मैं सवाल करना बैठ जाऊँ कैसे करूँ पता, तो फॉरेस्ट गार्ड का सवाल दे कैसे करोगे, निम्न में कौन सी कैंसर सूर्य सेना, ये तो वैसे ही वो बहुत फेमस है, छोड़ दो। लेकिन मैं तुम्हारा ऑप्शन देखो उसके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे अलग वो जो नहीं दिखाई देगी तुम्हें, इसे छोड़ दो। पॉइंट की बात पाओ, बड़े बड़े सवाल लो पाओ, ठंडे सब ये होना सवाल, इसे देखो सवाल को, ये 25 का सवाल है जूनियर असिस्टेंट का, उसमें भी 2 ऑप्शन सही करवाए थे, उसमें भी 2 ऑप्शन सही करवाए थे, इसमें भी 2 ऑप्शन सही करवाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट खास बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सही बात है, ठीक। अब उन्होंने है कि जो पेपर आगा उसमें दो, उसमें पैटर्न, अगर एक सवाल तुमने पकड़ लिया और तुम लग रहा है इसमें से ना 20 सही है, तो या तो हम 3 सवाल लोग आंसर 20 सही होगा, अगले उसके आसपास के इस तरह के जो सवाल बनाए होंगे उसमें, समझ गए, इस तरह के जो सवाल बनाएंगे तीनों का आंसर लगभग 20 दिखाई देगा तुम्हें, चाहे तुम अपनी नॉलेज लगा कर देख ली, बस एक सवाल का उत्तर निकाल लो तुम, इसलिए जल्दी नहीं करनी चाहिए सवाल का उत्तर देखते वक्त बिल्कुल भी, ठीक है। ये हो पीवाई की एनालिसिस करने का मतलब, बच्चे क्या करते हैं पीवाई एनालिसिस में, सवाल पढ़ा उत्तर याद होगा, इसके बाद सोचते ही नहीं, बच्चों को टेस्ट नहीं देना आता, टेस्ट देने के बाद ना एक टेस्ट के पीछे 2.5 घंटे चाहिए। मैंने बैठा कर मैंने कहा दिए टेस्ट 60 बजे 23 नंबर आए, इतने दिन से पढ़ रहा, अब मैंने कहा 1 घंटा इसका नोट्स बनाए कर टेस्ट के पीछे बैठ कर, हिम्मत ही नहीं हुई, पूरा टाइम जा रहा, मैंने कहा ले 4 साल और लगे नंबर लाने में, समझ में आई बात यार,
हकीकत ये मेहनत नहीं करते, आलसी निकम्मे बच्चे। टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, अपनी गलती कभी करना, गलती को साइड करना। समझ में ये बात क्या, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं जो ठीक ठाक टॉप के बच्चे हो। ये जो बच्चे ना, जब मैं एक अपने स्टूडेंट को छोड़ने गया था आंसू को, तो वहाँ उसने बताया था मुझे, जब जॉब लगी थी उसकी, तो बता बच्चे कितनी मेहनत करते थे। कई सारे बच्चे तो मेरी मुलाकात हुई कि भाई जी मैंने आपकी वीडियो देखी, अच्छा आप सोनू भाई जी आप इसके साथ ही है, पहचान लिया उन्होंने। तो कहने तो कि उन्होंने बताया मुझे, मैंने कहा किस तरह मेहनत करते थे, हम रात दिन पढ़ते रहते थे, इस तरह एनालिसिस करते, खूब मेहनत करते थे, हड्डी चोटे जो लाते बच्चे मेहनत करने का। बच्चा क्या करे, निकम्मा आया का बच्चा आसपास का, नौकरी सब कुछ है, मेहनत कुछ नहीं है उसकी। कोई ट्रेडिशनल तरीका, परीक्षा वानी पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिया, टेस्ट 2 दे दिए, आज दिया नहीं, और इस बात में ज़्यादा टाइम निकाल रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही। इतना मूर्ख हो चुका है, दुनिया के सारे बाबा को ढूंढता फिर रहा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही। हर धर्म को एक्सेप्ट कर चुका है। बुद्धि का खेल है ना सारा। सुनने की बात है, 3 घंटे जाकर एक देखा हुआ ना, ये नया ट्रेंड आया है क्रिश्चियन वालों का, ये भी लगी जुगाड़ समझना में। ये ना अपने धर्म को वहाँ मूल रूप में अलग था, मैंने पूरा पढ़ा है ना धर्म, यहाँ आकर इन्होंने अलग तरीके से पेश कर दिया है। किसी के घर नहीं जाना, कोई मर जाए तो क्या बदतमीज है तुम, अकल नहीं है तुम। किसी के घर का नहीं खाना, क्या तो कौन सी दुनिया में जी रहे हो, लॉजिक है कोई चीज में, पता नहीं क्या है ड्रामा अलग टाइप का। और 3 घंटे पूजा पाठ करनी, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। अबे 3 घंटे पूजा पाठ कर, संडे को वहाँ जरूर जाना, हाजिरी लगाने, 5,000 खर्च कर खाने वहाँ। 5,000 की किताबें पढ़ ले, जो दुनिया बन जाएगी तेरी, जिंदगी बन जाएगी। मूर्ख आदमी, पढ़ाई पूरी तो करते नहीं। अपने धर्म को अलग अलग तरीके से पेश करे बदल, उनके यहाँ मूल रूप में ऐसा नहीं है। वहीं वे इस धर्म को हम बहुत वैज्ञानिकता पेश करते हैं, भारत के अनुरूप ढाल दिया। क्योंकि सच्चाई मुझे तो पता ही होगी, हिम्मत है तो मेरे साथ डिबेट करवा, कितना बड़ा धर्म गुरु। 2 तर्क के बाद खत्म हो जाएगी कहानी। जवाब ही नहीं बनने का। अब इस सवाल को छोड़ दोगे या कर दोगे? कौन सा ऑप्शन सबसे पहले काटोगे? ठीक, ये तो वैसे आसान भी है हमारे पास। इस तरह के सवालों का ट्रेंड चला है हमारे पास। कहाँ चला गया? अच्छा, ये सवाल, ये तो क्रांति वाला आ गया हमारे पास। नीली क्रांति, पीली क्रांति एकदम पढ़ाई रखा है। मतलब धर्म के लोग चक्कर में लोग अंधे हो जा, कुछ समझ भी नहीं आता उन्हें, क्योंकि बच्चों को भटकाना आसान हो ना। पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं, सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठी करते रहो। मैं यहाँ परेशान हूँ बच्चों से। 1-2 लड़की थी जो हम क्या था, आज वहाँ गए थे, वो पढ़ाई छोड़कर सत्संग में बैठी हुई 3 घंटे। बता फिर क्या जी, कोई बात नहीं, हमारी लड़की पढ़ लगी, कामयाब हो जाएगी। ऐसा कैसा कामयाब हो जाएगी भैया? 12th क्लास के पेपर चलने वाले, तुम इसे कामयाब करोगे जी? सब ओपरा हो रहा था यार, हंसी भी है, फिर आराम तो चुपचाप मुस्कुराकर बैठ जाऊंगा। जिस सवाल को देखो, बड़े किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया? कौन सा आंदोलन था वो राष्ट्रीय नेता बनाया? खेड़ा ना, वह खेड़ा तो पहला था। चंपारण, खेड़ा, पहले चंपारण आया, फिर खेड़ा आया था। चंपारण हुआ, चंपारण कहाँ? गुजरात के, चंपारण बिहार के अंदर। मैं गया चंपारण जिले में, समझ बात है। फिर उसके बाद खेड़ा हुआ गुजरात के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास रोलक एक्ट हो, जो हमारे पास है रोलक एक्ट, जैसे ही आंदोलन रोलक एक्ट सत्याग्रह हुआ, महात्मा गांधी को उसने महात्मा गांधी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई। ये महात्मा गांधी ना कहाँ छोटे छोटे लेवल पे फेमस थे, पूरी दुनिया में फेमस होंगे, क्योंकि उन्होंने दबा के इसका विरोध करा। दांडी आंदोलन नहीं होता हमारे पास रोलक एक्ट। ये हमारे पास पॉलिटिकल साइंस। ठीक, अभी मैं कुछ बच्चे ऐसे देखता हूँ, वे सारे संशोधन याद कर रहे बैठ कर। एक बच्चा मुझे ऐसा मिला, पता कैसा? आर्टिकल पहले में क्या लिखा हुआ, दूसरे में क्या लिखा हुआ, तीसरे में क्या लिखा हुआ। अब सोचो मेरा कैसा मन कर रहा होगा, मतलब सोच मजाक नहीं कर रहा है। और एक बच्चे ने मुझे कहा जी मेरे दोस्त की 395 याद है। कितनी एनर्जी वेस्ट करी होगी उसने। तरस आओ, मतलब मजाक नहीं करता, हंसी भी आओ। एक बच्चा मुझे कहा आपने 2021 की जगह 2022 करवा दिया। एक क्वेश्चन में गलती हल्ती हो जाना, 2021 की जगह 2022 करवा दिया।
अब मेरा मन कैसा करता हूँ, मैंने सामने होता ना, मतलब चार चाटे और तेज खींचता उसको, बहुत तेज। एक तो तू बुड़बक हो चुका, ठीक है, और एक ऊपर तो तुझे कुछ पता नहीं और फिर बकवास करे जा रहा। देखो सवालों कैसे करेंगे। ये संविधान संशोधन मैंने सारे पढ़ा रखे हैं। कौन से संविधान संशोधन में, एक बार डिटेल से पढ़ लो तो चीजें दिमाग में रह जा। समझ बात यह कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर जो उम्र सीमा मत देने की, वोट तुम तभी दे सकते 21 से घटाकर 25 में पूछा, 24 में पूछा, 24 में पूछा, 24 का 25 का 24 का 18 से कर दी गई थी। कब तक हमारे पास? 21 से 18 वर्ष करी गई। इसका मुझे आंसर चाहिए। 21 से हमारे पास कर दी गई थी, 18 वर्ष हमारे पास। तो बच्चे क्या करेंगे, सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, वो उस उत्तर के पीछे भागा। उसका 21 से 18 कब करी? 88 में, 89 में, हमारे पास 64 में हमारा। ये अगर 21 तक घटाकर 18 कर रहे, इतनी फेमस और पॉपुलर बात है, ये इसमें 68 में कहाँ लिखा, क्यों लिखा? मतलब 68 एक अच्छा खासा बच्चा जो संविधान पढ़ने वाला, उसे इतनी बात सब जानकारी हो, तो इन दोनों को तो पहले काट देना चाहिए। सबसे पहले इन दोनों को काट देना चाहिए। अगर इतने फेमस 64वां 68वां संविधान सारा पढ़ गया, क्या मुझे मालूम नहीं है कि 64वें 68वें में क्या होगा और क्या नहीं होगा। इतने फेमस होते, पॉपुलर होते थे, जो किताबें छपती हैं उसको प्रश्न बनते हैं। या तो इसका अंतर ये होगा या इसका अंतर ये होगा हमारे पास। ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 हमारे पास। तो इसमें करा गया था, राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम पर, राजीव गांधी की सरकार थी, हाँ 1988 के आसपास उन्होंने करा था। कांग्रेस की सरकार बता रहे थे। कॉमन सेंस ऐसा काम कर। संविधान सभा कितने 70 आसान सवाल है यार ये, पॉलिटिक है। मुझे इस बार जो उम्मीद है, सवाल कहाँ से आएंगे, जो हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था ना, पंचायती राज सिस्टम वाला, उस तो बहुत सवाल आएंगे। उसकी समिति भी याद करके जानी चाहिए बच्चों को, पूरा स्ट्रक्चर उसका। सही बात है, क्योंकि अब जिस जॉब में जाने वाले बच्चा, उससे रिलेटेड पेपर में ज़्यादा सवाल पूछेगा, क्योंकि उसमें ही काम करना उसे। समझ बात है, पंचायती राज व्यवस्था, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे पास, उस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आएंगे हमारे पास पेपर। देखो इस तरह कितना डेंजर सवाल पूछा, देखो कितना डेंजर सवाल पूछा है। कैसा, इस सवाल को पढ़ो। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरे इन्हें तो नहीं तो पता नहीं सही कौन सा होगा, ऐसा सवाल नहीं है। राष्ट्रीय राजनीतिक मतलब कोई हमारे पास लिख रखा है राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता, कोई पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। अभी हमारे पास राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। ये सवाल पता क्यों पूछा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पिछले साल हमारे पास राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना दिया गया था। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ये सवाल है ही नहीं पॉलिटी का। कभी सोचो पॉलिटी का, ये बात करंट अफेयर में बहुत छपो, कूद कूद के छपो कि तुम्हें कितने % वोट मिलेगा तो तुम राजनीतिक पार्टी में बन जाओगे। लोकसभा में कितना वोट होना चाहिए, राज्यसभा में कितना वोट होना चाहिए, या तुम क्षेत्रीय स्तर पर कितनी सीट प्राप्त होनी चाहिए, विधायक की कितनी सीट होनी चाहिए तुम्हारे पास, या पार्टी फिर राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, जब जाकर सवाल पूछा है। ये करंट अफेयर का सवाल है, सही बात है। लेकिन ये छोटे मोटे अखबारों में नहीं है। पेपर बनाने वाला अच्छा बड़ा पेपर पढ़ो, वो दैनिक जागरण नहीं पढ़ता। एक युवक युवती को लेकर फरार, सही बात है। सागर दवा खाना ये नहीं पढ़ता वो बैठ के जाकर, इसे बड़ी सवाल को क्यों क्या रखा है, क्या लिख रखा है देखो हमारे पास, सही नहीं है। या 4 या 4 से अधिक पार्टी में राज्य पर मान्यता प्राप्त हो ना, ये हमारे पास। कौन सा कथन सही नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, या लिखो कम से कम 3 राज्यों में 2% लोकसभा सीट जीती हो उसने। अगर 3 राज्यों में 2% लोकसभा सीट जीती होगी ना हमारे पास उसने, 3 राज्यों में कम से कम 3 राज्यों में। ये बात बहुत फेमस थी उस टाइम पे, चर्चा में थी। मैं कर सकता था सवाल को, क्योंकि मेरी नॉलेज इस स्तर की है। सही बात है, जिस स्तर का तो पेपर सवाल मैंने बनाया है, हल्का सवाल ले रहे तुमसे बैठ कर यार। सही बात है, वही करेगा जो हमारे पास, जिसे नॉलेज सच में जो अखबार पढ़ता होगा सवालों ऑडियो करेगा आपको। पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 या 2 से अधिक राज्यों में 4% वेद मत हासिल किया हो, किसी राज्य में 4 में से 4 लोकसभा सीट जीतना। कितना डेंजर स्टेटमेंट है। जितना बड़ा स्टेटमेंट होगा इतना गलत बनने की ज़्यादा चांस रहेगा। याद रखिए बात है, वो स्टेटमेंट ही गलत इसलिए जानबूझ के बनाया है। देखो 6% वेद मत हासिल किया हो, ये सारे सही है मेरे पास। एक आधा सवाल और दिखाता हूँ, पंचायती राज वाला 2025 का सवाल नहीं आएगा हमारे पास। यो इस सेक्शन को पढ़ के जाइए, खूब सवाल आने वाले, याद रखना बात। या कई सवाल आएंगे सेक्शन से। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन, त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायत व्यवस्था, जो भी बच्चा देख रहा होगा पहले कहता हूँ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, खूब सवाल पूछेगा। सही बात है, ठीक।
क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो रही। जो हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है ना, वह ग्रास रूट लेवल पर भी इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाई। सही बात है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अवधारणा धरातल पर अभी लागू ही नहीं कर पाए हम। समझ बात क्या, अभी बहुत बाधाएं हैं हमारे पास। ऊपर तो योजनाओं से जितनी योजनाएं चलती है ना, सारा पैसा कमीशन में चला जाता है, योजनाओं को पूरा पैसा तो गांव तक पहुंचता भी नहीं। ठीक है, और ये बात किसे पता, ये बात पेपर बनाने वालों को अच्छी तरह समझे, ऐसी समझो उनकी जैसी मेरी। सही बात है, उन्हें पता कौन सा कितना हार्ड सवाल उठाकर डालना। अब बच्चे का पढ़ने का स्तर क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, समझ बात है, कौन सा अनुच्छेद डालना उठा के, तो उस चीज़ का महत्व हो यार। तो ये सवाल आर्टिकल ये पूछे जाएंगे ऑटोमेटिक इस तरह। तो चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इस तरह पक्का सवाल पूछेगा, 1 2 3 सवाल तो पूछेगा इस चैप्टर से, पंचायती राज वाले से। चल भाई आगे चले। ये तुम्हें कल बताया था तुम्हें जोड़ने का काम होगा, उत्तराखंड की आएगा यार। पच्चीस का सवाल लिखा जा रहा है, ये रहा। तो उसका है कंप्यूटर का है, वेब ब्राउजर नहीं है कौन सा, ये पूछा कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्रोम, ये वेब ब्राउजर नहीं है हमारे पास। कंप्यूटर के पूछ लेगा। चौबीस में पूछा, इस सवाल को देखो मैंने कल, इस सवाल को तुम कैसे ऑप्शन काटते हो, डी कट जाएगा। किसने न्यायिक सक्रियता शब्द खोजा, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू अनुच्छेद 13, तमीज से कहाँ रखा मैंने, न्यायिक सक्रियता क्या हो, किसने खोजा। अब इस सवाल को मुझे करना है इसका उत्तर कि कैसे करेंगे हमारे पास, या तो ये जस्टिस है, ये जस्टिस, ये जस्टिस है हमारे पास। न्यायिक सक्रियता शब्द हमारे पास, तुम्हें लग रहा है कि इस नाम को पढ़ो, न्यायाधीश VR करसन अय्यर, ये भारत का है, बाहर का। जब भारत का संविधान बना है, सुन लो ध्यान रहे, न्यायाधीश NP नवानी भगवती कहाँ का है। न्यायिक सक्रियता जैसी शब्दावली हमने अनुच्छेद 13 में लिख रखी है। अनुच्छेद 13 में हमारे पास न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म जिसे बोल रहे हो, ये जो हमारे पास जुडिशियल है, जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे बोलते हैं, तो न्यायिक सक्रियता हमारे पास ही आया। तो तुम्हें लग रहा है कोई भारत के न्यायाधीश इतने खतरनाक कि वे संविधान में कोई शब्दावली परिभाषित करके दे देंगे और हम तो कोई एक जज इतना खतरनाक होगा भारत का, सोच कर देखो, दिमाग पर जोर डाल कर देखो। हमने संविधान में कोई भी चीज लिखी वो कहीं ना कहीं तो बाहर करी, कॉमन सेंस हो। ये कॉमन सेंस तभी उसी बंदे के अंदर डेवलप होगा जिसने अच्छी तरह एक बार चले उसको अच्छी तरह डिटेल से पढ़ा हुआ हो। समझ में आया बात या ठीक। अभी थोड़ा ही या तो पता या नहीं पता, ये जब भी तो पता या नहीं पता, वो 60 तो ऊपर बढ़े नहीं पड़ेगा, 65 या 70 से। समझ में आएगी नहीं बात या। और जब पेपर टेस्ट करे जा तो पेपर ऐसे करे जा, टेस्ट पेपर को ऐसे करे जा, एनालिसिस करे जा, बहुत गहनता के साथ एफर्ट डालना पड़े, मजाक बंद और पढ़ाई करनी पड़े, तभी से सीरियस होगा। हवा हवाई नहीं बात करनी पड़ती। तो इस तरह के क्वेश्चन आ गए हमारे पास, छोड़ना मत बिल्कुल भी। कथन कारण वाले भी क्वेश्चन पेपर आगा बढ़िया टॉप का, बड़े बड़े स्टेटमेंट बना के देखा जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है वो, हल्का पेपर नहीं है। ऊपर से बना दिया तो जो सिंगल बना दिया तो तुम्हारी किस्मत ही है, ऐसे ही मेरिट ऊपर चले जाएगी। जो आसान बना दिया तो सही बात है, अगर डिफिकल्ट बना मेरिट डाउन आ जाएगी नीचे। बात समझ में आएगी नहीं बात है ठीक है। देखिए बच्चे का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी, और किसी भी कार्य को करते वक्त आपके अंदर आत्मविश्वास जरूरी। समझ में आया। कोई भी काम कर रहे हो दुनिया के अंदर, कुछ भी कर रहे हो, आत्मविश्वास जरूरी और चेहरे पर मुस्कान भी बहुत जरूरी हो। सही बात है, मजबूरियों में कोई काम नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात, नहीं तो हंस नहीं पाओगे। शुरू के 5 साल पढ़ाते वक्त में कभी हंसा नहीं, कौन था पता नहीं होगा। शुरू के 5 साल 7 साल तक मैंने किसी से बात नहीं करी, मेरे से भी इतना मतलब रहा। लेकिन तुम 12वीं क्लास तक तुम तो पढ़ते थे, 18-17 कौन से क्लास में पढ़ रहे थे? 19 में, 12वीं बता, 12वीं क्लास। कितना मतलब रखता था मैं इतना मतलब रखता था, सिर्फ अपना रूम, अपना कमरा, क्लास और बस, यही दुनिया थी मेरी।
7-8 साल तक कितना डेडिकेशन ना होगा, समझ में आया बात है। और एक क्लास नहीं तो उस टाइम पर मैं हकीकत बता रहा हूँ तुम, अलग से कम 10-12 घंटे पढ़ाने के बाद मैं खुद का भी 5-6 घंटे का टाइम टेबल निकाल रहा। सही बात है, कम से कम 5-6 घंटे का खुद, यानी 15-15, 18-18, 17-17 घंटे। बच्चों को रात को 2 बजे ट्यूशन बुला लूँगा, जो लड़के लोग थे, और वहाँ भी जाते। संडे की छुट्टी ना पूरा, क्या हो संडे किसने बनाया संडे? कुछ नहीं है संडे। पता लग क्या करना, तो पॉजिटिव रहो और मेहनत करते रहो खास तरीके से, जितनी नॉलेज है ना उसके बेस पे पेपर निकल जाओ। 25 का आएगा, 25 का। इस सवाल को देखो, राष्ट्रीय खनिज नीति कई बार पढ़ा रखा है मैंने, तो राष्ट्रीय खनिज वाले चैप्टर पढ़ाया मैंने। स्टार्टअप इंडिया देखो, स्टार्टअप इंडिया 2016 मोदी जी ने आपने नहीं होता, स्टार्टअप इंडिया लेकर 2016 में मोदी जी आए थे। 2000 स्टार्टअप इंडिया, इनके मुख से निकला हुआ शब्द बी का एक लिखा हुआ, बी का एक कहीं गलत होगा फिर तो। बी का एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय खनिज नीति 2001 हमारे पास डी का देखो, डी का 2 किस्म, डी का 2 नहीं, ऑप्शन गलत है। देखो हमारे पास ये सवाल ही सिलेबस कट गया, ठीक। स्टार्टअप इंडिया देख लो, सही क्या है, स्टार्टअप इंडिया 2016, कृषि नहीं है हमारे पास 2001 हमारे पास। समझ में आई बात, दोनों काट दिया, क्योंकि अपने नॉलेज पे भी तो भरोसा होना चाहिए ना, ऐसे सवाल को सही करा जा सकता है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, इतने ही पूछे जा, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। जब किसी योजना को पढ़ो उसका सन भी पढ़ लो, साथ खासकर सबसे मेन चीज है उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि किसी भी योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण हो, और उद्देश्य आसान और सरल भाषा में बताना चाहिए। समझ में एक बात है। आप क्या सोचते हो, मैं पढ़ाते वक्त कोई अच्छी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल कर सकता? नहीं, मैं प्रत्येक जैसी ऑडियंस सामने बैठी हो ना, उसके हिसाब से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। क्षेत्रीय भाषा और आंचलिक शब्दों का इस्तेमाल जानबूझ कर करता हूँ। समझ में आई नहीं बात, ताकि उसमें तुम पढ़ाई की करते वक्त जुड़ाव महसूस करो। नहीं तो इतनी समझ और व्यापकता हमारे अंदर भी है कि कहाँ कौन सी भाषा किस तरह इस्तेमाल करनी। समझ में आई बात? पता लग गया क्या करना। ये हमारी कहानी समाप्त हुई। देखिए कितना डेंजर सवाल पूछा, दिखाता हूँ तुम्हें, बच कर रहना से सवाल लो। एमएसएमई पे सवाल पूछा उसने, एमएसएमई पे, एमएसएमई 25वां सवाल पूछा। कितनी अच्छी समझ है बताओ सर एमएसएमई की, कि एमएसएमई की परिभाषा चेंज हुई थी 2020 में। जब एमएसएमई किस चीज़ को एमएसएमई कहते हैं, उसकी परिभाषा चेंज हुई थी। कौन से लेकर इन्वेस्ट करने वाला कितना होगा और टर्नओवर का कितना होगा, किसी कंपनी में कितना पैसा लगागा और कितना उसे प्राप्त होगा, तो उसे हम एमएसएमई की कैटेगरी में डाल देंगे। मैंने भी एमएसएमई का सर्टिफिकेट बनवा रखा। समझ में आई बात? तो कौन सा तो परिभाषा जो चेंज हुई थी हमारे पास, पूछा क्या उसने 2020 के अनुसार लागू की गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या है। वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम 3 शब्द हमारे पास, माइक्रो, मीडियम, एंटरप्राइज हमारे पास, ये ना एमएसएमई। तो यहाँ सूक्ष्म की जगह लघु भी, सूक्ष्म की जगह हमारे पास लघु या दूसरा मध्यम भी दे सका हमारे पास, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हमारे पास चेंज हुई थी। तो उस पर सवाल पूछ लिया उसने, ठा जाएगा कि आप निवेश करोगे 1 करोड़ रुपए का और टर्नओवर करोगे 5 करोड़ रुपए का, तो आप सूक्ष्म की कैटेगरी में चले जाओगे। 1 और 5 हमारे पास, 1 करोड़ रुपए तक का निवेश करोगे और 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर प्राप्त करोगे। किसी कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगाए तुमने, अब 5 करोड़ रुपए का तुम्हारा 1 साल का टर्नओवर, 1 साल तक तुम 5 करोड़ रुपए कमा रहे, तो इसका मतलब तुम्हारी जो कंपनी है सूक्ष्म की कैटेगरी में चले जाओगे। एक वो मध्यम, थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, एक सूक्ष्म लघु मध्यम हमारे पास, क्या नाम है इसका हिंदी में, क्या नाम है इसका, तो तीन कैटेगरी हो, एमएसएमई, सही बात है। तो एमएसएमई हमारे पास जो हो ना 3 कैटेगरी हो, उसकी 3 कैटेगरी की परिभाषा अलग अलग हो। अब सोच लो क्या सवाल पूछा उसने, इस सवाल को पढ़ो, ये तो कर लोगे, क्योंकि लगा को जाकर आराम का बड़े प्यार के साथ ऐसा करके सवाल करने पड़ेंगे। आज की क्लास का क्या सेंस निकल आया, नंबर फर्स्ट, पहला निराश नहीं होना, समझ में आई बात, नहीं होना, ठीक। दूसरे नंबर पर
माइंड ना बच्चे का मेरे हिसाब से यार बहुत शांत होना चाहिए। समझिए, व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव का होना चाहिए। शांत स्वभाव के व्यक्ति ज़्यादा उत्तर सही कर सकते हैं। शांति से, धैर्य भी होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य ही नहीं है, हाइपर हो जाएगा एकदम। मान लो मेरे सामने कोई व्यक्ति आकर खड़ा होकर गाली देना स्टार्ट कर दे, मैं हाथ को हाथ ऐसे रख दूंगा और देखता रहूँगा, तो देने देगा नहीं। कितनी गाली देगा, 100 दे, चुप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कुछ रिएक्शन ही नहीं है मेरे पर। मैं सिर्फ मुस्कुराऊंगा गौतम बुद्ध की तरह। उंगली मार वाली कहानी नहीं सुनी देना, बोले मैं तुम्हें मार दूंगा, मारा है नहीं, है नहीं। उंगली मार वाली कहानी सुने नहीं, वो उंगली काट कर 99 100वीं उंगली काटा था। बोले मैं तुम्हें मार दूंगा तुझे, सच में। तो इस जंगल में कोई नहीं जाता, उंगली मार डाकू रहेगा इसमें। तो गौतम बुद्ध ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, इसमें ही जाना, फिर चलो बाकी तो सब बाद में जाएंगे, यात्रा आगे बाद में प्रारंभ होगी। उसने कहा मैं तुम्हारा मार दूंगा। तो अच्छा मार दिए, एक काम कर, तू पहले जो टहनी लग रही ना ऊपर, या टहनी जानते हो ऊपर पेड़ के ऊपर, इसे काट दो। उसने कहा अच्छा, इतना निगेटिव हो रहा हो, उंगली मारी इतना निगेटिव हुआ, मारा है नहीं। सुनो पहले से काट दो। उसने सोचा गौतम बुद्ध ने फिर कुछ नहीं है, बात तो सुनी रहा। इतना सा पेशेंस चाहिए। धीरे धीरे उस अभी उसने बहुत भिक्षु बना दिया, इतना इम्पैक्ट डाल दिया इसके ऊपर। समझ में आई बात या? तो जब आपके पास खुशियाँ नहीं होती ना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशी है। आसपास बहुत सारी चीज़ें जिनमें आप खुशियाँ तलाश सकते हो। समझ बात है? जैसे आप नए कपड़े पहन सकते हो, इनसे खुशी प्राप्त हो। समझ में आई बात है? मैथ्यू बताते हैं जो दुनिया के सबसे खुशी इंसान है, वे बताते हैं आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशी है। समझ बात है? खुशी रहने के लिए कोई कारण नहीं होता, टैक्स ही नहीं है। सही बात नहीं तो निर्मला सीतारमण ने सब पर टैक्स लगा रखा है। तो आराम से खुश रहो, सामने वाला कंफ्यूज रहेगा, पता नहीं क्यों खुश है। ठीक है, इतना ही। आज तो मुझे जाना पड़ रहा, मुझे किसी इमरजेंसी में आज रात को पंजाब निकलना। समझ में आई बात? ठीक, एक यूनिवर्सिटी में जाना, तो 1-2 दिन लगने वाले वहाँ से। अगर मैं आया तो एक क्लास और ले सकता हूँ, नहीं तो फिर तुम्हारी छुट्टी रहेगी 3-4 दिन की। ठीक, वो पहले ग्रुप को मैसेज पहुँच दिया जाएगा। कोई कुछ पूछना, किसी को पूछना हो तो आराम से पूछ सकते हो। वैसे मुझे लगा आज की क्लास के बाद थोड़ा थोड़ा दिल को तसल्ली तो मिली ही होगी। थैंक यू।